दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिव्यू देने जाने वाला हूं अपनी मारुति सुजुकी इग्निस का, जो कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये देखिए मीटर पे रीडिंग आपकी, ये आपकी क्लियर है 10,000 किलोमीटर, 10,045 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ना जाके, क्योंकि वो तो आपको नेचुरल सी बात है, आपको नेट से भी पता चल जाएंगे। हर गाड़ियों की सेम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, चाहे मॉडल कितना भी चेंज हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का फर्क रहता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है। तो मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ना दे के मेजर सीधा इसके प्रोस एंड कॉन्स से स्टार्ट कर दूंगा। और मुझे जो भी पर्सनली, मतलब 1.5 साल हो चुका है मुझे इस गाड़ी को लिए हुए, 2021 में ली थी और इस टाइम पे तकरीबन 2022 चल रहा है, 1.5 साल हो चुका है। तो जो भी मुझे प्रॉब्लम मैंने फेस करी है इस कार के साथ में, और जो भी मुझे अच्छा लगा है इस कार के साथ में, वो सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि सारे प्रोस एंड कॉन्स आपको इसी वीडियो में ट्रू ओनरशिप रिव्यू मिल जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार के इंजन की। जो भी मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ इंजन के थ्रू। स्टार्ट करते चले आइए, इसका हुड खोल लेते हैं। तो दोस्तों कार थोड़ी सी गंदी हो रखी है, इस टाइम पे मानसून का सीज़न चल रहा है। तकरीबन 1200 सीसी में आपको इग्निस कार में इंजन मिल जाता है। इंजन बहुत अच्छा है, मारुति कंपनी के सारी गाड़ियों में मैक्सिमम यही इंजन लगाया जा रहा है। बहुत ही स्मूथ इंजन आपको कार में मिल जाता है। मगर इसमें जो मुझे क्या मेनली आपको हर बंदे को ये प्रॉब्लम फेस हुई होगी, वो है इसकी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की। यानी कि आप एक लास्ट वीडियो में आपको एक इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे एक स्कूटी ने हिट करा था और यहाँ से कहीं से उसका कोई फुट रेस्ट होगा, वो यहाँ पे लग गया होगा, जिसके कारण सारा जो इंजन के अंदर का जो ये आपका रेडिएटर है ये पूरा बर्स्ट हो गया था और यहाँ पे सारा कूलेंट फैला हुआ था। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, इस कार को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा संभाल के चलाना पड़ता है। आप इसको रफ एंड टफ यूज़ के लिए आप नहीं ले सकते हैं, जो कि मैंने सोचा था कि मैं इसको रफ एंड टफ यूज़ के लिए ले लूँगा। तो इसका जो ये वाले टायर का, जो फ्रंट टायर का जो रिम है ये वाला, ये बेंड हो गया था, हल्का सा इस तरफ हो गया था, क्योंकि सामने जो रोड था वो उबड़ खाबड़ आया था, क्योंकि इंडियन रोड्स ऐसे ही होते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी हल्की स्पीड से ले जाऊं, तो बट ये टायर उस प्रेशर को नहीं झेल पाया था और ये बेंड हो गया था। ये तो मैंने, कंपनी तो ये बोलती है कि इस पूरे रिम को आप चेंज करवाओ, बट मैंने ये चेंज नहीं करवाया था। नोएडा से जाके मैंने इसको, इसमें इसकी मशीन होती है जो कंपनी वालों के पास में होती है, उसमें वो इस टायर के रिम को डालते हैं और वो ये सीधा हो जाता है। बाकी ये देखिए टायर की किस तरीके की हालत हो रखी है, ये देखिए। ये मतलब कार ऐसी है कि इसको आप बिल्कुल भी रफ एंड टफ यूज़ के लिए आप नहीं ले सकते, कहने की सिंपल सी बात ये है। अब आपको मैं एक बार इसकी बूट स्पेस ज़रूर दिखा देता हूँ। बूट स्पेस इतनी आपको इसमें मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डिसेंट बूट स्पेस आपको इस कार में अलॉट हो जाती है। इस कार में दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये देखिए, यहाँ पे जो आपके ड्राइवर सीट पे और जो आपके सामने जो पैसेंजर सीट है, पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट पे यहाँ पे ये देखिए आपको एक होल्डर दे रखा है, इस तरीके से हैंडल दे रखा है, एल्युमिनियम का पूरा हैंडल दे रखा है। आप इसको, मतलब क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे हैंडल दे रखा है। आप इसको इस तरीके से बंद करिए, खोलिए, तो ये एक बहुत मस्कुलर फील देता है। बस यही एक मस्कुलर फील है इस गाड़ी में, बाकी इसमें कोई मस्कुलर फील नहीं है। गाड़ी बिल्कुल छुई मुई गाड़ी है, जो कि मुझे बिल्ड क्वालिटी के लिए बिल्कुल भी ये कार पसंद नहीं आई थी। वो तो मैं इसको चेंज करने वाला था अराउंड, अभी चल रहा है आपका अगस्त 2022 चल रहा है, और मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले चेंज करने वाला था। बट मैंने इसको चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि इस टाइम पे मैं टाटा की कार लेना चाह रहा था। ये मेरे को 550 की पड़ी थी और तकरीबन इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, तो 4.25 या 5 तक की भी ये बहुत आराम से इसकी सेल हो जाएगी, मुझे पता है। बट जो टाटा की जो बेस वेरिएंट भी पड़ रहा था वो 6, 6.25 का मुझे पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा चल यार, अपना दिल्ली में यूज होती है एज अ स्कूटी, मेरी ये गाड़ी यूज होती है, क्योंकि हमारे पास स्कूटी वगैरह नहीं रखी हुई है, वो ज्यादा सेफ नहीं होती। मैंने कहा चल यार स्कूटी से तो थोड़ी बहुत सेफ है, हल्की फुल्की इधर उधर ही चलती है, क्योंकि आपने देख लिया 1.5 साल में सिर्फ 10,045 किलोमीटर चली है, इसलिए मैंने इस कार को चेंज नहीं करा।
नहीं तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं माना था, इस कार को चेंज करने का मेरा मन पूरा था। बाकी मैं अगर आपको लेग स्पेस की बात करूं तो लेग स्पेस ये देखिए, ये सीट पूरी पीछे हो रखी है, लेग स्पेस बहुत अच्छी है। ये देखिए मेरे पास भी यहाँ पे लेग स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। मैं अगर आपको पीछे से दिखाऊं इसमें, तो मैं आपको 1 मिनट ना, तो देखिए दोस्तों तकरीबन जो अपनी जो लेग स्पेस मिलती है, ये जो फ्रंट की जो कार फ्रंट की जो सीट है ये पूरी मैंने पीछे कर रखी है। और उसके बाद भी मैं 5'11" हूँ, तो मुझे ऐसे टच नहीं हो रहा, ज़्यादा स्पेस भी नहीं बच रही है। देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं बच रही है कुछ भी, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे बैठने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बाकी सीट अच्छी खासी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस टाइम पर। तो सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जनरली जो ड्राइविंग बंदा करता है तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आगे सीट करके रखता है। पैसेंजर सीट पर भी ये देखिए, पैसेंजर सीट भी जो है ये भी थोड़ी बहुत आगे ही रहती है। मैंने इसका जो हेडरेस्ट है वो निकाल रखा है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बाकी ये वाली सीट भी थोड़ी बहुत आगे करके ही बंदा बैठता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सीट, अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है। बाकी दोस्तों इसका जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल में मुझे एक चीज और खराब लगी है, वो ये है कि मैंने थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी के चक्कर में मैंने थोड़ी जल्दी तो कर दी थी लेने के लिए ये कार। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या लगी मुझे इसमें। ये देखिए दरवाजा बंद कर, अभी देखिए ये वाला जो साइड व्यू मिरर है आपका, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है लगाने के लिए, मतलब क्योंकि इससे ऊपर मॉडल्स में आते हैं नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, क्योंकि वो तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपए महंगा पड़ रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने ये कार ली थी। बट मैंने उससे कंपनी वाले से भी बात करी थी, तो कंपनी वाले ने मुझे ये कहा था सर मैं आपको क्या करूंगा, तकरीबन 2021 में ही 25,000 की ये किट दे रहा था मुझे, इसकी पूरी इलेक्ट्रिक किट। और मुझे वो ये कह रहा था सेल्स वाला कि आप एक काम करो सर, आप इस किट को ले लो और आप गाड़ी यही ले लो जो कि बेस मॉडल है, और इस किट को लेने के बाद में आप बाहर से फिटिंग करवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे गाड़ी की डिलीवरी दे दो, मुझे किट अभी मत दो, मैं आराम से जाके बाहर जाके पता कर लूंगा, उसके बाद में अगर मुझे ठीक लगेगा तो फिर मैं लगवा लूंगा। तो मैंने जब बाहर जाके पता करा तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल भी आप वो किट मत लो, और ना ही वो आप किट यहाँ पे लगवाओ गाड़ी में, क्योंकि इस जिस तरीके से यहाँ से जो इलेक्ट्रिकली जो फिटिंग होती है पूरी कार की यहाँ तक जाती है, और एक फिटिंग जो है प्रॉपर वहां तक जाती है ताकि यहाँ से आप उसको चेंज कर सको। तो कहते वो फिटिंग जो है कंपनी की बिल्कुल ही अलग होती है, बहुत ही अच्छे से पाइप से होती हुई वो सारी फिटिंग्स होती हैं। तो कह रहा आप वो वाली फिटिंग आप बिल्कुल भी मत करवाओ, कह रहा आप परेशान हो जाओगे, कह रहा सारी वायरिंग की कटिंग हो जाएगी, और वायर की कटिंग होते ही दोस्तों वारंटी वॉइड हो जाती है, जो कि मुझे वारंटी वॉइड नहीं करनी थी, क्योंकि वारंटी में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आगे का एक्सल भी टूट जाता है गाड़ी का तो वो भी आपको वारंटी में आप क्लेम कर सकते हो। और मुझे पता था ये छुई मुई गाड़ी है भाई, इस गाड़ी का एक्सल टूट भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने अपना सोचा कि यार वारंटी का पंगा मैं नहीं लेता, इसलिए मैंने उसको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वो नहीं करवाया। तो कहने का 100 बात की एक बात कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये आपके सेल्स पर्सन होते हैं इनकी बातों पे आप विश्वास मत करो। आप शोरूम में जाओ, अपना सारी चीजें देखो, आप उनसे सारे फीचर्स वगैरह समझ लो, ठीक है, मगर उसके बाद में ये आपको वो वाला मॉडल बेचने की कोशिश करेंगे जो कि इनका कम से कम बिकता है। क्योंकि जनरली हर कंपनी की कार में आपका जो जितना भी ये मॉडल होता है, ये मॉडल आपका तकरीबन सेकंड जो मॉडल होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये आ जाता है, ORVM आ जाते हैं आपके। तो ये सब चीज जब उसमें आ जाता है तो वो ही ज्यादा बिकता है, फर्स्ट मॉडल इतना ज्यादा नहीं बिकता है। तो ये क्या करते हैं, क्लाइंट्स को जो इनके जो जिनको बेचना होता है उनको फर्स्ट मॉडल कहने की बात है चेपते रहते हैं अननेसेसरी का। तो कोशिश करिए कि आप फर्स्ट मॉडल की तरफ कोई सी भी कार में ना जाइए। वैसे एयरबैग्स की बात करूं तो 2 एयरबैग्स यहाँ पे भी दे रखे हैं, एक यहाँ पे दे रखा है और एक आपको यहाँ पे इसमें एयरबैग दे रखा है। सिक्योरिटी के मामले में सिर्फ इतना ही है। वैसे ये 3 स्टार लेके आई है एनकैप की ग्लोबल रेटिंग में, बट मुझे ये 3 स्टार वाली गाड़ी भी उतनी नहीं लगती है, सिर्फ सेफ्टी के मामले में अगर मैं आपको बोलूं तो। चलने के में कैसी है बाकी और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्या सब चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। अभी ड्राइव इंप्रेशन इसका लेंगे, उसके टाइम पे मैं आपको इसकी सारी चीजें बताऊंगा।
तो दोस्तों अब टाइम है अपनी कार का ड्राइव इंप्रेशन लेने के लिए, और ड्राइव के साथ में भी मैं आपको काफी सारी चीजें इसमें बताऊंगा जो ड्राइवेबिलिटी के साथ में भी रिलेटेड है और इसके साथ में नहीं भी रिलेटेड है। वो भी जो सारी चीजें रह गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आइए अपनी कार को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। चाबी कहाँ गई? ये रही। एक मिनट, कार को अपना स्टार्ट करके और अपना इसमें, हाँ एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो अपना आप ये देखिए, जो आपका ये है जो विंडो है आगे की, ये देखिए मैंने एक बार दबाया पूरी नीचे हो गई, मगर ऊपर मैं चाहे जो मर्जी करूं ये ऑटोमेटिक ऊपर नहीं जाती है। ये देखिए ऑटोमेटिक सिर्फ डाउन के लिए है, आपका जो ऊपर के लिए है वो ऑटोमेटिक नहीं है। फ्रंट की 2 पावर विंडोज हमें मिल गई थी इसमें, जो बैक साइड में है, जो पैसेंजर्स में है। पैसेंजर्स में आपको पावर विंडोज नहीं मिली है, आपको रोलिंग विंडोज मिली है। कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एसी भी ऑन कर देते हैं। 1 2 3 नंबर पे चला देता हूँ क्योंकि गाड़ी भी चल के ही आई थी। एसी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कूलिंग कैसी है। मुझे 1.5 साल में मैंने इस गाड़ी को गर्म से गर्म एटमॉस्फेयर में भी चलाया है और मानसून की में भी, नेचुरल सी बात है हर चीज में चलाया होगा। हाँ, दिल्ली के रोड्स में चलाया है। माइलेज के बारे में भी मैं एक्चुअल में माइलेज इसकी बताऊंगा कि ये गाड़ी देती कितना है। तो चलिए आइए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, अपना ड्राइव इंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी दोस्तों मैंने नेक्सा से ही ली थी क्योंकि नेक्सा में ही आपको ये कार मिल जाती है। 20 की स्पीड से ऊपर जाते ही सारे डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। ये सेफ्टी फीचर इस कार में है। तो दोस्तों दूसरा जो सेफ्टी फीचर मुझे इसमें लगा वो ये था कि जैसे ही मैं इस कार को लेके आया तो मैं इसकी की को घुमा रहा था और कार स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने सेल्स पर्सन को कॉल करा कि भाई क्या बात है, आपने शायद गाड़ी में पुरानी बैटरी किसी और की डाल के दे दिया है, कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी है। तब उन्होंने मुझे कॉल करके बताया नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्लच दबा के स्टार्ट करो गाड़ी को। तो मैंने कहा यार ये तो पुश बटन स्टार्ट्स में होता था कि क्लच दबा के, कह रहे नहीं सर यूरो 6 कार्स में इस तरीके का सेफ्टी फीचर अब कंपनी देने लगी है, क्योंकि जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, वो भी कार की सीट पे बैठ के आजकल की को रोटेट कर देते हैं और गाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए ये सेफ्टी फीचर है ताकि वो लोग कार को स्टार्ट ना कर सके। अब ओवर ज्यादा स्मार्ट होगा गेट तो नेचुरल सी बात है वो क्लच भी दवाई देगा, बट इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी ये अच्छा सेफ्टी फीचर है जो कि कार की कंपनियां अब आपको इसमें देने लगी हैं। दोस्तों गाड़ी की पिकअप की बात करूं तो पिकअप गाड़ी में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 0 से 60-70 तक बहुत ही आराम से गाड़ी पहुंच जाती है, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। पिकअप इसका कार का बहुत अच्छा दे रखा है। अब सबसे मेन बात जो लोगों को बड़ा ज्यादा टेंशन देती है क्योंकि वो ये है कि कार का एसी कैसा है। अब कार के एसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नॉर्मल क्लाइमेट की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सीधा तपती गर्मी की बात करूंगा जो कि दिल्ली में पड़ती है अराउंड मई और जून के महीने में। मई और जून के महीने की बात करूं तो इसमें अगर आप गाड़ी में जैसे ही बैठे हो, आप गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क्ड है और उसके बाद में आप गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी में बैठते ही अगर आपने 4 नंबर पे एसी कर लिया, चाहे आप 2 घंटे तक चलाओ गाड़ी, चाहे 4 घंटे तक चलाओ, भाई साहब बिल्कुल भी गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ आपको हवा ही महसूस होगी। कूलिंग नाम की तो कुछ भी चीज महसूस नहीं होगी। गाड़ी की जो कूलिंग महसूस होगी वो सिर्फ 2 नंबर में आपको महसूस होगी। बात करते हैं तीसरे नंबर के पावर की, मतलब तीसरे नंबर को अगर आप ब्लोअर को 3rd नंबर की स्पीड पे आप कर देते हो तो आपको किस तरीके की कूलिंग महसूस होगी। देखिए अगर गाड़ी पार्क्ड है और पार्क के बाद में आप सीधा कार को निकालते हैं, तीसरे नंबर पे कर देते हैं, तो उसके बाद भी आपको कूलिंग एकदम महसूस नहीं होगी। आपको उसका तरीका ये है कि इसको 2nd नंबर पे करिए, थोड़ी सी इसको कूलिंग करने दीजिए और जब इसकी जो कॉइल्स है, मतलब मुश्किल से 5 मिनट के बाद में जो इसकी कॉइल सारी पूरी गैस रोटेट होने के बाद में पूरी चिल्ड हो जाएंगी, तो उसके बाद में आप इसको 3rd पे कर लीजिए। बट 3rd पर भी ये ठंडी हवा तभी देगी गाड़ी अगर गाड़ी कॉन्स्टेंटली स्पीड पर चल रही है। अगर आप गाड़ी जाम में से निकाल रहे हो तो बिल्कुल भी ये कार जो है, अगर आप कार को कांस्टेंट जाम में से निकाल रहे हो या फिर गलियों में से निकाल रहे हो, तो ये कार 3rd की जो पावर है, जो ब्लोअर की स्पीड है, उसमें से आपको बिल्कुल भी कूलिंग नहीं महसूस होने देगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हवा ही महसूस होगी। ये प्रॉब्लम है इसके एसी के साथ में। हाँ, मगर थोड़ी सी कूलिंग हो जाने के बाद में फिर आप 3rd पे कर दोगे, 3rd पे अच्छी खासी कूलिंग कर देगी। इस टाइम पे मानसून का सीजन है तो ये देखिए पूरा जो
मेरा जो विंडो है, विंडो को भी इसने पूरा फॉगी कर दिया है। तो इस टाइम पे तो देखो बेकार से बेकार गाड़ी भी कूलिंग कर देती है, बट हाँ मुझे इसका एसी पर्सनली उतना ज़्यादा अपील नहीं करा है, क्योंकि पहले तो मुझे लगा था इसका कि बहुत अच्छा एसी है, बट अब मेरी जो 1.5 साल के बाद में फीलिंग है वो चेंज हो चुकी है इसके प्रति, क्योंकि मैंने इसको मई जून के गर्मी के सीजन में भी चला के देख चुका हूँ। हाँ नेचुरल सी बात है, अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो हाईवे पे तो इतना खुला एरिया होता है, वहाँ पे तो 70, 80, 90 की स्पीड पे गाड़ी लगातार कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, उसमें तो ये कूलिंग करेगी ही करेगी। अगर उसमें भी कूलिंग ना करे तो उसका फिर फायदा क्या है। दोस्तों मैं इसकी बात करूँ इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस जब मैंने कार ली थी तो कंपनी ने मुझे 3 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा दी थी, जो मेन इंश्योरेंस होती है वो सिर्फ 1 ईयर की होती है, जो कि रिन्यूअल बेसिस पे हर साल रिन्यू होती रहती है। इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ती है। नेचुरल सी बात है कि मारुति की कार है, तो मारुति की कार जितनी भी होती है वो सब आपकी मेंटेनेंस फ्री कार होती है। मेंटेनेंस फ्री कार का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सर्विस स्टेशन पे लेके गए और जी फ्री में गाड़ी आपको वापस मिलेगी, मगर हाँ इसी की कंपैरिजन में और जितनी सारी गाड़ियां हैं, अगर वो 4000 का बिल आएगा, उनमें 5000 का बिल आएगा, तो इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट आधे के आसपास का बिल आएगा, 2000, 3000 ऐसे में बिल आ जाएगा, और इसमें आपकी सर्विसिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी सर्विसिंग हो जाएगी। बाकी सिंपल सी बात है, मैं सीधा सीधा आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन से कंडीशंस में आपको ये कार प्रेफर करनी चाहिए और कौन से कंडीशंस में आपको ये कार बिल्कुल प्रेफर नहीं करनी चाहिए। सबसे मेजर जो इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक इसका यही है कि इसकी बॉडी जो है, बॉडी बहुत ही ज्यादा हल्की है, बहुत ही ज्यादा हल्की, जो मुझे पर्सनली मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इसकी बॉडी। और खैर ये तो एक डिबेट का मैटर है कि हर पर्सन को, मैक्सिमम जितने भी लोग हैं मार्केट में, उनको किसी को भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी पे तो हमेशा ही मारुति का डाउट करा जाता है। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इसकी बिल्ड क्वालिटी। बाकी पॉजिटिव का मैं अगर इसकी बात करूं तो मेंटेनेंस फ्री कार है, यानी कि बहुत ही कम खर्चे पे आप इस कार को 15 साल तक रख सकते हैं। इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उसमें आपको सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, बाकी एसी जो है इसका, एसी अगर मैंने उस तरीके से आपको जो बताया है कि आप इस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे तो एसी अच्छी कूलिंग कर देगा। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये कार ऐसी है कि आप इसको जितना ड्राइव करेंगे, जब आप इसको पावर देंगे तो वही पावर एसी में जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी कर दी और मतलब अभी पार्किंग से निकाली, रेड लाइट पे खड़ी कर दी और आप कहोगे इसमें कूलिंग नहीं हो रही है, ऐसे नहीं करेगी ये कूलिंग। तो इसमें आपको पावर देनी पड़ेगी, मतलब ड्राइव के साथ में इसको पावर आपको जनरेट करके इस ऑटोमेटिकली जब जाएगी तो इसकी कूलिंग और बढ़ेगी। इस तरीके से होता है। बाकी कूलिंग में अगर मैं इसको पॉइंट्स दूं तो इसको 7 पॉइंट्स इसको देने फिर भी बनते हैं, क्योंकि Hyundai की जो i20 पहले मेरे पास में थी उसकी तो इतने भी पॉइंट्स नहीं थे। इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस जो आपका रिन्यूअल बेसिस पे आपका होता रहता है, वो आपको 10,000, 11, 12,000 इतने में आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप रिटर्न टू इनवॉइस जरूर लें। रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब ये हो गया कि आपकी जो कार है, अगर उसका थेफ्ट हो गया, अगर वो टोटल लॉस में चली गई या कुछ भी और प्रॉब्लम हो गई, तो आपको जो इनवॉइस की वैल्यू थी, यानी कि एट द टाइम वो परचेज आपने 5 की ली, 5.5 की ली, जितनी की भी ली, आईडीवी और रिटर्न टू इनवॉइस वैल्यू अलग होती है। रिटर्न टू इनवॉइस में आपका जितना भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको वो पैसा मिल जाता है। ये जनरली जो कंपनियां फॉलो करती है, तकरीबन 8 साल तक इस चीज को फॉलो करती है। बट आप जो कोई सी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले, उसमें जीरो डेप आप जरूर ले। जीरो डेप का मतलब ये हो गया कि आपकी गाड़ी कितनी भी कहीं से भी लगी होगी, मगर आपसे 1000 या 1200, 1300 रुपए से ज्यादा आपसे पैसे डिमांड नहीं करे जाएंगे इस कार के लिए। इस कार के लिए क्या, कोई सी भी कार के लिए आप जीरो डेप जरूर ले। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वहां पे जाके इंश्योरेंस कंपनी नहीं, मतलब कंपनी के वर्कशॉप पे जाके आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि भाई आपने बम्पर रख लिया, बम्पर में इतना % काट दिया है शेयर, क्योंकि 40-60 होता है, कभी 50-50% शेयर मिलता है, यानी कि 50 क्लाइंट दे रहा है, 50 आपकी कंपनी दे रही है इंश्योरेंस की। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए आपको इंश्योरेंस जो है लेनी चाहिए। कम से कम 8 साल तक, 6 या 7, 8 साल तक आपको जीरो डेप इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है, तो आप वो जरूर लें।
बाकी इसकी मैं आपको मेंटेनेंस फ्री कार बता चुका हूँ आपको मैंने। इसमें आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है इस कार की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कार का पिकअप बहुत अच्छा है। एक और जो मुझे इसकी नेगेटिव बात लगी, मुझे भी तुरंत एकदम इस फॉग को देखते हुए याद आया है कि जो इसका जो एयर फ्लो है, बीच वाले का भी एयर फ्लो और इसका भी एयर फ्लो ऐसा नहीं है, मतलब टोटल 360 डायरेक्शन, मतलब कहीं भी आप इस तरफ दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो आप इसको इस तरीके से करोगे तो भी यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा जाती है, जो कि ठीक नहीं है। मतलब यहाँ से पूरी एयर ऐसे पीछे को जानी चाहिए, और इस तरीके से कर दोगे तो ड्राइवर पे बहुत ज्यादा हवा आएगी। तो मतलब जो कंपनी ने जो इस तरीके से इसका एयर फ्लो डिजाइन कर रखा है, यहाँ तक कि बीच का भी जो है, बीच का भी एयर फ्लो इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि जो अपनी जो पैसेंजर सीट है, पैसेंजर सीट में आपको ब्लॉकेज कर देगा और पीछे पैसेंजर्स के पास में इसका एयर फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है। ये इसका एयर फ्लो डिजाइन कर रखा है, जो कि इनके एंड पे बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो 80 के ऊपर सिंगल बीप देगी, 120 के ऊपर लगातार बीप देगी। मगर मुझे पर्सनली, अगर आप मेरे से, मैं अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि मुझे इस कार को बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चलाने में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं इसकी देख चुका हूं कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है। तो और मुझे ये भी लगता है, मतलब इस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई अगर ज्यादा हाई स्पीड पे होगी तो, और क्योंकि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसमें ये गाड़ी पलट भी सकती है। मुझे इस तरीके का ज्यादा काफी इस कार में डर रहता है। तो इसलिए मैंने अभी तक जो इस कार को ड्राइव करा है, मुश्किल से 90 के आसपास मैंने इस कार को ड्राइव करा होगा, उससे ज्यादा मैं इस कार को ज्यादा हाई स्पीड्स पे नहीं लेके जाता हूँ, और वो भी हाईवे पे ही ड्राइव करा था। हाईवे की अगर मैं माइलेज की बात कर लूँ तो देखो दोस्तों, दिल्ली के अंदर मुझे विद एसी इस कार ने 11 से 11.5 से ज्यादा माइलेज नहीं दी है। और अगर मैं इसकी हाईवे पे बात करूं तो हाईवे पे 90 की स्पीड तक मुझे इस कार ने 16.5 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 तक की माइलेज दी है। उससे ज्यादा इस कार ने मुझे माइलेज नहीं दी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है लोग इससे ज्यादा भी माइलेज निकाल ले, हो सकता है लोग इससे कम भी माइलेज निकाले, मगर मैं आपके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे इस कार के बारे में फील हुआ था, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस फील करा है। इसके जो हेडलाइट है, हेडलाइट के थ्रो की बात करूं तो हेडलाइट का थ्रो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक सा थ्रो है। बाकी उसके साथ में मुझे जो इसकी फॉग लाइट्स है, फॉग लाइट्स की जरूरत पड़ती है ताकि उसका थ्रो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। अगर आप ये कार लेंगे तो मेरी रिकमेंडेशन है कि उसमें जो लाइट लगी हुई है उसको हटा के आप उसका कोई एलईडी वगैरह कुछ अच्छा क्वालिटी का आप लगा लीजिए। मेरे को इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरी ये गाड़ी सिर्फ स्कूटी की तरह ज्यादा यूज होती है लोकल में चलने के लिए। हाईवे के लिए भी मैं ज्यादा इस कार को बिल्कुल भी यूज नहीं करता, सिर्फ एक ही बार अभी तक इसको कार को मैंने यूज करा है। तो लोकल में चलने के लिए मेरे लिए वो लाइट मोर देन सफिशिएंट हो जाती है विद फॉग लाइट्स, बट विदाउट फॉग लाइट्स वो लाइट मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। यानी कि आपको हाईवे के लिए वो लाइट ठीक नहीं है। आप हाईवे के लिए थोड़ी सी उसमें जो हेडलाइट के बल्ब्स वगैरह हैं, यानी एलईडी लगवाना है, जो मर्जी जो आप लगवाना चाहें वो आप लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो कि डाई हार्ड फैंस हैं जो मारुति इग्निस के, उनको मेरी वीडियो हो सकता है अच्छी ना लगे क्योंकि मैंने जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं वो उसको भी पॉजिटिव कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बट ठीक है, मैंने तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है आपके साथ में, ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करा है 1.5 साल का 10,000 चलाने के बाद में। और इसमें थोड़ा सा मतलब ये है, इसके 80 पंजर भी मतलब जो इसके पार्ट्स है वो थोड़े बहुत ढीले हो गए। कभी कभार आवाज आती है, चिंग चिंग सी कभी कभार आवाज आती है, वैसे रेगुलरली कभी आवाज नहीं आती है। जनरली जो वो आवाज आती है वो गाड़ी के चलने के अराउंड 30,000, 40,000, 50,000 किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद में वो आवाज चालू होती है। बट इसमें पहले ही चालू हो गई है, बाकी उसका कोई जो है उसका कोई उपाय नहीं है कि उसको ठीक करने के लिए। और जबकि मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि बहुत आराम से ये गाड़ी चलती है दिल्ली के अंदर, फिर भी उसमें चिंग चुंग सी आवाज सी हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी तो देखते हैं कब मैं इस कार को चेंज करूंगा, कब नहीं करूंगा। मगर अगर आपको ये कार लेनी है तो सबसे बेस्ट यही है। आपको बजट कंस्ट्रेंट है तो सबसे सस्ती यही कार आपको पड़ेगी। और आप अगर फिर से मैं कहूंगा, अगर आप पैसे को ही अहमियत ज्यादा देते हैं तो आप
ये कार ले लीजिए, क्योंकि आपको 0 मेंटेनेंस पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, एसी चल जाएगा, 7 पॉइंट्स मैंने दिए हैं 10 में से एसी को। और अगर आप पैसे को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते तो आप जो है ये कार के लिए मत जाइए, आप कोई एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी कार के लिए जाइए, जो कि ये कार बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे को उस टाइम पे इतना मेरे को इस कार के बारे में लगा होता तो मैं ये कार को परचेज नहीं करता। 50-60 हजार रुपए डाल के मैं कोई भी और कार ले लेता, टाटा की ले लेता या महिंद्रा की ले लेता, कोई सी भी और ले लेता। बट कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा ये था कि जब दिल्ली के अंदर चलनी है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास में फोर्ड की फीगो थी, फीगो में मेरे को मेंटेनेंस ज्यादा पड़ने लगी थी। तो जिस तरीके से स्कूटी सेफ नहीं होती, वैसे ये भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। तो मुझे यही था कि चल यार वो गाड़ी ले लो जो कि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी। मेरा पर्पस ये था कॉस्ट इफेक्टिव लेने के लिए, इसलिए मैंने ये कार ली है, इसलिए मैं अभी भी इसको चला रहा हूँ। हाँ, जिस टाइम में मेरा मन बिल्कुल उब जाएगा इससे कि नहीं यार अब जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव को मारो गोली, कॉस्ट इफेक्टिव को हटाओ साइड में, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की भी कार चाहिए, तो फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा उस टाइम पे। मगर मेरा अभी इस टाइम पे उतना मेरा ध्यान नहीं है उस चीज के अंदर, तो इसलिए मैं अभी उस चीज के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बाकी आप ले सकते हैं, आपको जो कार अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। बाकी ये मेरा ट्रू इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस था, जो कि 1.5 साल में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद में इस कार को। बाकी एसी वेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एसी के बारे में बता दिया, मैंने इसकी माइलेज के बारे में बता दिया, मैंने इंश्योरेंस के बारे में बता दिया आपको। इंजन में जो प्रॉब्लम आई थी, इंजन में नहीं आई थी, मतलब रेडिएटर चेंज हुआ था उस कार का, इस कार का रेडिएटर चेंज हुआ था, इस कार का कंडेंसर चेंज हुआ था, और इस कार का आगे का बम्पर चेंज हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इंश्योरेंस का जो क्लेम मैंने लिया था इसमें, मैं उसकी भी वीडियो आपको लिंक में दे दूंगा। जो इसकी टायर की रिम टेढ़ी की थी यार, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके मैं माफी चाहता हूँ। मगर उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, अगर आपका टायर का रिम टेढ़ा हो जाए जिसके कारण आपकी हवा टायर के निकलने लगती है, हथौड़े मत पड़वाना उस पे। हथौड़े पड़वाने की बजाय आप उस शोरूम ढूंढ लेना, कार्स का नहीं, मतलब टायर्स का शोरूम बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उसको मशीन में रखते हैं और उसको घुमाते हैं तो उसका रिम बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो जैसे कि जो है, यहाँ पे तो नोएडा में शोरूम पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में 4-5 शोरूम्स को मैंने कॉल कर दी, पर उनके पास वो मशीन नहीं थी टायर का रिम सीधा करने की। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके काफी हद तक पैसे बच जाएंगे। नहीं तो मेरा वो अननेसेसरी का, मैं अगर हथौड़े भी पड़वाता तब भी वो रिम सीधा नहीं होता, और उसमें वो जो है मेरे को पूरा का पूरा जो रिम है उसको चेंज करवाना पड़ता है, और रिम काफी महंगा पड़ता है, चाहे स्टील का डलवाओ चाहे अलॉय का डलवाओ। अलॉय थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ जाता है, स्टील वाला थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और तो दोस्तों यही अपना जो ओनरशिप एक्सपीरियंस था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल आपके साथ में एक दूसरी कार की रिव्यू के साथ में।